चलो शुरू करो। प्रश्नावली 6B ये है ना। प्रश्नावली 6B वृद्धिमान और ह्रासमान फलन। वृद्धिमान और ह्रासमान फलन। वृद्धिमान और ह्रासमान फलन। हो गया। अब देखो ह्रास। अब पहले हेडिंग इसमें लिखो वृद्धिमान फलन। वृद्धिमान फलन हो गया। अब देखो पहले वृद्धिमान फलन का आरेख देख लो। ये हम जानते हैं हमारा एक्सिस होता है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। सामान्य रूप से हम फलन लेते हैं y बराबर एफ एक्स। एक्स की वैल्यू हम रखते हैं, y की वैल्यू प्राप्त करते हैं। ऐसा करते हैं ना। तो अब इसमें x की वैल्यू एक्स अक्ष पे रखी जाएगी। जैसे मान लो x की वैल्यू हमने 0 रखा तो मान लो y की वैल्यू भी 0 प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? 0। तो हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद से जब x की वैल्यू 1 रखे तो y की वैल्यू 2 मिल गई, अर्थात जब यहाँ पे 1 रखे तो y की वैल्यू कहाँ मिल गई? यहाँ 2 मिल गई। x की वैल्यू 2 रखे तो y की वैल्यू 3 मिल गई। मान लो जब इसको 2 रखे तो ये 3 मिल गई, मिला। उसके बाद से x की वैल्यू 3 रखे तो y की वैल्यू 5 मिल गई, मतलब 3 रखे तो 5 मिल गई। x की वैल्यू 4 रखे तो भी y की वैल्यू 5 मिल गई, इसका मतलब 4 पर भी 5 मिला। x की वैल्यू 6 रखे तब भी y की वैल्यू 5 ही मिली। अभी उसी लाइन में रहेंगे हम, रहेंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पे x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 तक ही पहुंचे ना, 6 तक पहुंच गए। 1 2 3 4 5। अरे इसके छोड़ो, 0 1 2 1 को छोड़ दिए क्या भाई? अच्छा चलो देखो इधर 3 पे जाने के बाद 5 मिला था। अच्छा 5 नहीं रखे यहाँ पे। x की वैल्यू 5 रखे तब भी 5 ही मिली है। मान लो 6 रखा जब हमने तब हमें 7 मिल गया। क्या मिल गया जी? 7। उसके बाद 7 रखे तब 8 मिल गया। तो अगर हम इनको मिलाएं तो देखो एक ऐसी रेखा बन रही है। दिख रहा है? अर्थात ऐसे ऊपर उठा, फिर कुछ देर तक सीधा चला, फिर ऊपर उठेगा। कभी नीचे आया क्या ये? कभी ऐसा हुआ कि ये नीचे उतरा है? मान लो अभी हम 7 तक रखे थे, अगर 8 रखने पे इसका मान पुनः 5 आ जाता। क्या आता जी? 5। तो यहां चला था ना ये, तब इसका मतलब ये नीचे उतर गया। दिख रहा है? तो ये वृद्धिमान नहीं हो सकता है। नीचे उतरने का मतलब घट रहा है और वृद्धिमान का मतलब बढ़ रहा है। देखो बढ़ तो रहा है ना, पहले 0 0 2 2 3 5 5 5 फिर 7 8 बढ़ ही रहा है ना। घटा क्या? कभी y की वैल्यू। जब x की वैल्यू हम बढ़ाते गए तो y की वैल्यू क्या होती गई? लगातार बढ़ती गई। और जो हमारी रेखा है वो ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे चलती चली जाएगी, घट नहीं रही है कभी। दिख रहा है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है?
इसका मतलब ये जो हमारा फलन y बराबर fx है, हम कह सकते हैं कि लगातार बढ़ रहा है। लगातार का मतलब बढ़ रहा है, लगातार नहीं बढ़ रहा है। कभी कभी देखो स्थिर भी हो जा रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमने ऐसा दिखाया अभी यहाँ पे, ये स्थिर भी हो जा रहा है बीच में। कैसे जी? देखो इधर x की वैल्यू 3 से 4 से 5 हो गई, लेकिन यहाँ पे कोई बदलाव ही नहीं आया, दिख रहा है? x की वैल्यू 3 थी तब भी 5 था, 4 थी तब भी 5 था, 5 थी तब भी 5 था। हो गया कि नहीं हो गया? अर्थात इसमें बदलाव ही नहीं है। उसके बाद जब 6 पे गया तब ऊपर उठा, 7 पे गया तब और ऊपर उठ रहा है। ये चीज को ध्यान में रखे रहो। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि वृद्धिमान फलन में बढ़ोतरी होगी। क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, परंतु वो कुछ समय तक स्थिर भी रह सकता है। दो चीजें यहाँ पे आएंगी, दो शब्द यहाँ पे आएंगे, एक वृद्धिमान और एक निरंतर वृद्धिमान। एक वृद्धिमान और एक निरंतर वृद्धिमान, दोनों में अंतर क्या है? वृद्धिमान वाला देखो इस तरह से स्थिर भी हो गया ना, दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यही ह्रासमान रहता तो ह्रासमान वाला डायरेक्ट ऐसे इससे बढ़ता जाता, कहीं नहीं रुकता वो, देख रहे हो? कहीं रुकता नहीं वो, ध्यान दे रहा ना, मतलब कहीं भी उसका सीधी सपाट लाइन नहीं मिलती। वो एक बार बढ़ रहा है, बस ऐसे बढ़ता चला जाता, दिखाई दे रहा है? तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है? वृद्धिमान में क्या होगा? यह हमेशा बढ़ेगा, अर्थात स्वतंत्र चर का मान रखने पर परतंत्र चर के मान में हमेशा क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। इसका मतलब अगर देखो x का मान हमने 3 लिया और x का मान हमने 4 लिया, तो 3 छोटा है ना 4 से, तो देख लो इन पे वैल्यू क्या क्या मिली है। 3 पे मिली है 5 और 4 पे मिली है 5, मतलब ये वैल्यू क्या है? बराबर है। लेकिन अगर हमने x की वैल्यू ली 6, 5 लेते हैं और x की वैल्यू लेते हैं 6, तो 5 इज लेस देन 6 ना, तो y की वैल्यू देखो 5 पे तो 5 ही थी, लेकिन 6 पे कितनी पहुंच गई है? 7। नहीं एक मिनट, ये 6 वाला ये है ना, 6 पे लगभग 7 पहुंच गए, 2 पॉइंट ऊपर की है, तो 6 पे कितना पहुंच गई है? 7। इसका मतलब बढ़ गया, ये बढ़ा ना, मतलब y के ये देखो, जब x का मान 2 मान लिया जाए, एक मान दूसरे मान से छोटा हो, तो छोटे मान को रखने पर मान छोटा प्राप्त हो रहा है और बड़े मान को रखने पर मान क्या प्राप्त हो रहा है? बड़ा प्राप्त हो रहा है या बराबर भी प्राप्त हो रहा है? हो रहा है ना। लेकिन क्या कहीं ऐसा हुआ है कि हमने इसको छोटा लिया और इसको बड़ा लिया तब इधर वाला बड़ा मिला उधर वाला छोटा मिला? कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता तब ह्रासमान हो जाता। तो यहीं से हमारा वृद्धिमान की शर्त निकल के आती है। मान लो अगर हम इसको x1 माने और इसको क्या माने? x2, तो अगर x1 इज लेस देन x2 लिया जाए, क्या लिया जाए जी? x1 इज लेस देन x2, अर्थात x1 छोटा हो x2 से, तो अगर इसको जब x1 मानोगे तो ये भी तो y1 आएगा ना, तो y1 क्या हो रहा है? छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, किससे? y2 से। अब y1 y2 को हम क्या लिख सकते हैं चाहे तो? fx1 लिख सकते हैं, देख सकते हो, और y2 को क्या लिख सकते हैं? fx2 लिख सकते हैं। इसका मतलब कोई फलन वृद्धिमान तब होगा, कोई फलन वृद्धिमान तब होगा जब x1 इज लेस देन x2 लेने पर fx1 इज लेस देन हो चाहे इक्वल टू हो fx2 के, लेकिन उससे छोटा, ये उससे बड़ा ना हो, ग्रेटर देन ना हो, छोटा हो चाहे बराबर हो चलेगा, लेकिन बड़ा ना हो। अगर बड़ा हो गया तब तो नीचे भाग जाएगा फलन, और नीचे भागा तो ह्रासमान हो जाएगा, वृद्धिमान नहीं होगा। तो वृद्धिमान फलन की परिभाषा क्या होगी? कि ऐसे फलन जिनमें स्वतंत्र चर का मान रखने पर परतंत्र चर के मान में हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है, कभी कमी नहीं होती है। समझ गए? ये ध्यान में रखे रहना। तो लिखो, वृद्धिमान फलन हेडिंग लिखी हो ना, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन INCREASING, फिर FUNCTION, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब लिखो इसको, कोई फलन y बराबर fx, कोई फलन
y बराबर एफ एक्स, वृद्धिमान फलन कहलाता है। वृद्धिमान फलन कहलाता है। वृद्धिमान फलन कहलाता है यदि उसमें स्वतंत्र चर x के बढ़ते मानों को रखने पर, स्वतंत्र चर x के बढ़ते मानों को रखने पर, बढ़ते मानों को रखने पर फलन y या एफ एक्स, y को एफ एक्स भी कह सकते हैं ना, फलन y या एफ एक्स के मान में वृद्धि हो, के मान में वृद्धि हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो क्या निष्कर्ष निकला जी कि कोई फलन वृद्धिमान कब होगा? जब हम स्वतंत्र चर का बढ़ता मान रखें तो परतंत्र चर का भी बढ़ता मान हमें प्राप्त हो गया। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो अब हम एक क्वेश्चन की तरह इसको बनाते हैं, लिखेंगे नीचे, इसके नीचे लिखो कोई फलन एफ एक्स, कोई फलन, क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दिए रहना, तो क्वेश्चन बना के लिखने लगो। क्वेश्चन कैसे हल करेंगे इस तरह का सूत्र बन रहा है यहाँ पे। क्या लिखे? माना कोई फलन एफ एक्स, माना लिखे हो क्या? ठीक, क्यों नहीं लिखे? कोई फलन एफ एक्स हो गया, अंतराल हो गया, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। क्लोज इंटरवल माने तो इसको बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, बंद अंतराल a कॉमा बी में वृद्धिमान होगा यदि यदि नंबर 1 x1 इज लेस देन x2, मतलब x1 का मान अगर x2 से छोटा लिया जाए, ठीक है, तो जो fx1 हो वो भी लेस देन आर इक्वल टू हो किससे? fx2 से। यहां फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। ये इसका क्या निकला? फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। जो x1 कॉमा x2 लिए जाएंगे वो कहां से लिए जाएंगे? उसी अंतराल a कॉमा b में से लिए जाएंगे। जैसे अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 और 10 कर दिया तो x1 की वैल्यू हम 5, 6 या 6, 7, 5, 7 ऐसी कुछ ले सकते हैं जो इसके अंदर हो, 4 और 10 के अंदर, उससे बाहर नहीं ले सकते। ऐसा नहीं ले सकते कि x1 की वैल्यू 3 ले लें और इसकी वैल्यू 12 ले लें, ऐसा नहीं ले सकते, बाहर नहीं लेना है, उसके अंदर ही लेना है। इसीलिए कहा गया फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू कहां से? a कॉमा b से, जो अंतराल दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा नंबर, इसको उल्टा भी कर सकते हो कि अगर x1 बड़ा कर दें x2 से तो ये भी क्या हो जाएगा? fx1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? fx2। यहां भी फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू a कॉमा b, ये हमारा सूत्र है। ऐसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। मतलब x1 ग्रेटर देन x2 या x1 लेस देन x2 हमको लेना है, और fx1 लेस देन x2, fx1 लेस ये ग्रेटर देन x2 हमको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक।
एक हमको लेना है, एक हमको प्रूफ करना है। नोट करो। अगर इस तरीके से हमको सवाल लगाना हो तो सारे सवाल इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, सब इस रूल से नहीं लग सकता है। इसलिए क्योंकि ये चैप्टर अवकलन का अनुप्रयोग है, इसका मतलब इसमें अवकलन का कुछ प्रयोग हुआ होगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसमें कहीं अवकलन नहीं हुआ। ये तो हमारा एक सीधा सवाल हो गया कि x1 की वैल्यू q से उठा के हमने y बराबर fx में रख दिया, समझ गए। x2 एक वैल्यू था जिसे हमने y बराबर fx में उठा के रख दिया, लेकिन इसको अवकलन के तरीके से हम कैसे समझे? अवकलन के तरीके से अवकलन हमें क्या बताता है? बताओ, अवकलन हमें क्या बताता है? अभी पढ़ के आए इसके पहले चैप्टर में, इसके पहले अभ्यास में पढ़े परिवर्तन की दर क्या बताता है जी? परिवर्तन की दर। अगर बताओ, जैसे देखो ये फलन चल रहा था ना, ऐसे चल रहा था कि नहीं चल रहा था? यहाँ पे वैल्यू थी तुम्हारा 2, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्या था 5, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था, फिर यहाँ पे मान लो 7 था और यहाँ पे क्या था 8 था, ठीक है ना। अंतर निकालो, 3 में से 2 गया 1, 5 में 3 गया, इधर 0, इधर 0, इधर 2, इधर 1। कहीं ऐसा आया कि माइनस भी आया? यही सब परिवर्तन ही तो था ना। और जब अति सूक्ष्म परिवर्तन निकालते तो वही परिवर्तन की दर बन जाता है। तो एक एक का ही तो परिवर्तन निकाल रहे हैं, 1 पे निकाले थे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, एक एक का ही तो निकाल रहे हैं ना। एकांक परिवर्तन की दर ही तो निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये सब जो मान घटाने के बाद हमको प्राप्त हुए, ये सारे सारे अवकल हैं। क्या है? अवकल। ध्यान दिए रहना, क्या अवकल का मतलब? परिवर्तन, समझ रहे? परिवर्तन ही तो निकाले, 3 में 2 निकाले, कितने परिवर्तन हुए यही तो पता चला हमको। 5 में 3 घटाए कितने परिवर्तन हुआ पता चला, 5 में 5 घटाए कितने का परिवर्तन हुआ पता चला। और सब एक एक का ही लिए, ये 2 में से 1, 3 2 4 3, एक एक का ही अंतर है सब में, x की वैल्यू में। और y की वैल्यू हमको मिली थी, अपने आप मिली है ना। तो जो अंतर है क्या कभी भी ऋणात्मक हुआ है? नहीं हुआ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फलन y बराबर fx है, क्या है? y बराबर fx, तो इसके परिवर्तन की दर क्या होगी? dy dx होगी ना। अब dy dx की वैल्यू यहाँ पे 1 मिली है, 2 मिली है, 0 मिली है, 0 मिली है, फिर 2 मिली है, 1 मिली है, ऐसे ऐसे मिलती जा रही है ना। तो अगर हम कहें dy dx की वैल्यू 0 या 0 से क्या हो? अधिक हो। क्या हो? अधिक हो। तो फलन क्या होगा? वृद्धिमान होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुम्हें किसी फलन को बोल दिया गया कि इस अंतराल में बताओ वो वृद्धिमान है कि ह्रासमान है, तो सबसे पहला काम तुम क्या करो? उस फलन का अवकलन करके क्या निकालो? dy dx निकालो। क्या निकालो? dy dx। और पता कर लो कि क्या वो फलन उस अंतराल में धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि बताओ y बराबर x² प्लस 2, ये हमारा फलन है, अंतराल 5,10 में वृद्धिमान है कि नहीं? अंतराल 5,10 में वृद्धिमान है कि नहीं? तो पहले तो इसका क्या निकालोगे तुम? dy dx निकालोगे, जो कि आएगा 2x और प्लस क्या आएगा 0। अब बताओ 5 और 10 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसका मान इसमें रखने पर ऋणात्मक आएगा? नहीं आएगा। तो यहां पे लिख देंगे तुरंत, जो अंतराल 5,10 में सदैव क्या होता है?
धनात्मक होता है। क्या होता है जी? धनात्मक होता है। इसलिए क्या है? वृद्धिमान। बस हो गया हमारा काम, और कुछ करना ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? वृद्धिमान की जांच करनी, जैसे कह दिया जांच करो कि वृद्धिमान है, तो तुमको कुछ करना ही नहीं है, सोचो मत कि आएगा कि नहीं आएगा धनात्मक। अगर वृद्धिमान की जांच करने के लिए उसने तुमसे पूछा कि बताइए या सिद्ध कीजिए कि यह इसमें वृद्धिमान है, तो तुम्हें पता है कि वो वृद्धिमान है, बस हमको लिखना है कि सिद्ध हो जाए, कोई तर्क मिल जाए हमें। तो क्या करो? अवकलन कर लो, फिर अपने आप लिख दो जो इस अंतराल में सदैव धनात्मक है इसलिए वृद्धिमान। सोचो मत कि आएगा कि नहीं धनात्मक आएगा, क्योंकि उसने कहा ना तुमको वृद्धिमान सिद्ध करना है, इसका मतलब वृद्धिमान होगा वो, तभी उसने सिद्ध करने को दिया है। तो सीधा सीधा लिख दो जो सदैव धनात्मक होता है इसलिए क्या है? वृद्धिमान है। अभी यहीं पे ये ले लिए होते हम, क्या ये -5,10 ले लिए होते। क्या ले लिए होते जी? -5,10 लिए ना। तो -5,10 अगर लिए होते तो इसमें जब रखते -5,10 को, तो -5 भी रख सकते थे, -4 भी रख सकते थे, -3 भी रख सकते थे ना। तो अगर इसमें माइनस वाला रखते तो क्या आता? माइनस आता कि नहीं आता? आता ना। तो अगर माइनस आ गया तब हम कहेंगे सदैव धनात्मक है? नहीं, तब कहेंगे ऋणात्मक है ना। और ऋणात्मक होने का मतलब क्या हो रहा है? ह्रासमान हो रहा है। बस सीधा सा दो चीज याद रखो, धनात्मक होगा तो वृद्धिमान, ऋणात्मक होगा तो ह्रासमान हो जाएगा। ये चीज को ध्यान में रखना है। अगर साथ में जीरो भी आ गया, जैसे इसमें देखो जीरो आया है ना, तो केवल वृद्धिमान होगा। अगर जीरो ना आके केवल ऐसा ही कुछ आया तब वो निरंतर वृद्धिमान होगा। क्यों जी? निरंतर वृद्धिमान का मतलब समझ रहे हो? लगातार बढ़ेगा। क्या होगा? लगातार बढ़ेगा, ऐसे 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 बढ़ता जाएगा लगातार, कभी रुकेगा क्या वो? नहीं। निरंतर का मतलब लगातार, जैसे कहा जाए तुम अपने विजय रथ पर लगातार वृद्धिमान हो। अब वो मतलब जैसे नहीं कहा जाता पहले पुराने समय में राजाओं के लिए, वो विजय रथ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, तो लगातार आगे बढ़ने का मतलब उसने कभी हार नहीं मानी या उसने कभी रुका, वो कभी रुका नहीं था, लगातार जीतते हुए आगे चला जा रहा था। ठीक उसी प्रकार इसके साथ है कि देखो यहाँ पे वैल्यू मान लो अगर 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मान लो 6 है, यहाँ मान लो 8 है, यहाँ मान लो 10 है, यहाँ मान लो 12 है, यहाँ मान लो 14 है। हर जगह पे अंतर निकाल लो, यहाँ 1 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, लेकिन कहीं जीरो आया क्या? कहीं अंतर जीरो आया? नहीं। अंतर जीरो आने का मतलब वो रुका था ऐसे, लेकिन कहीं पे रुका ये नहीं रुका, अंतर जीरो नहीं आया, तब हम इसे कह देंगे कि ये वृद्धिमान नहीं, निरंतर वृद्धिमान। क्या है जी? निरंतर वृद्धिमान हो जाएगा। इसका मतलब हम अवकलन के प्रयोग से इसको जल्दी से सिद्ध कर सकते हैं। हम अभी जो ऊपर सूत्र लिखवाए उसको प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सवाल में कभी कभी तुमसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि किसी वृद्धिमान फलन के लिए यदि x1 इज लेस देन x2 तो fx1 और fx2 में क्या संबंध होगा। तो उसी के लिए बस वो लिख लेना कि जब x1 इज लेस देन x2 लेते हैं तो fx1 जो होता है या तो लेस देन हो सकता है या तो इक्वल टू हो सकता है fx2 के। बस इतने ही इसमें याद करना है। सवाल इस पे हम नहीं भी बताएंगे, सब सवाल हम लोग किस नियम पे पढ़ेंगे? अवकलन वाले नियम पे पढ़ेंगे। हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिख ले? वृद्धिमान फलन का वो बन गया ना। ऐसे ही निरंतर वृद्धिमान की परिभाषा लिख लो, तब दोनों का एक ही साथ अवकलन विधि से लिखवा देते हैं। ठीक है। पहले तो एक काम करो, वृद्धिमान फलन का आरेख बना लो। वृद्धिमान फलन आरेख बनता कैसे है? वही जैसे बनाए थे, ऐसे जाएगा, कुछ समय तक रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा। कुछ समय तक रुकेगा जरूर वृद्धिमान में, लेकिन जरूरी नहीं कि वृद्धिमान में रुके। वृद्धिमान से ही तो निरंतर वृद्धिमान आएगा। ये वृद्धिमान फलन आरेख है। इस फलन का नाम था y बराबर fx। ये हमारा x अक्ष था और ये y अक्ष था। ये है एक वृद्धिमान फलन आरेख। वृद्धिमान फलन आरेख, वृद्धिमान फलन आरेख, फलन है y बराबर fx। तो हेडिंग लिखो नीचे,
अवकलन के अनुप्रयोग से वृद्धिमान और निरंतर वृद्धिमान ज्ञात करना। अच्छा हेडिंग लिखो पहले, निरंतर वृद्धिमान फलन। निरंतर वृद्धिमान फलन, निरंतर वृद्धिमान फलन हो गया। तो लिखो ऐसा फलन, ऐसा फलन, ऐसा फलन जिसमें स्वतंत्र चर x के बढ़ते मानों को रखने पर, ऐसा फलन जिसमें स्वतंत्र चर x के बढ़ते मानों को रखने पर, स्वतंत्र चर x के बढ़ते मानों को रखने पर परतंत्र चर y या fx के मान में, परतंत्र चर y या fx के मान में, के मान में y या fx, अरे y बराबर fx ही फलन तो है ना, y या fx के मान में सदैव वृद्धि होती है, सदैव वृद्धि होती है, तो उसे निरंतर वृद्धिमान कहते हैं, उसे निरंतर वृद्धिमान कहते हैं। तो अब देखो वृद्धिमान और निरंतर वृद्धिमान के सूत्र में अंतर क्या होगा। यहां पे हमने देखा कि जब x1 इज लेस देन x2 लिए थे तो जो fx1 मिला था वो fx2 से या तो छोटा था या बराबर भी था। दिख रहा था नहीं दिख रहा था? इसका मतलब यहाँ पे देखो बढ़ भी रहा था या बराबर भी हो रहा था, दिख रहा है। लेकिन निरंतर वृद्धिमान में क्या होगा, कभी भी ये बराबर वाली स्थिति नहीं आएगी। क्या कभी ऐसा होगा कि ये रुका रहेगा? रुका रहने का मतलब निरंतर वृद्धिमान कहाँ से? निरंतर वृद्धिमान होने का मतलब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। भैया दी क्या लिखे उसमें, अब निरंतर वृद्धिमान, ये निरंतर वृद्धिमान फलन कहलाता है। तो नीचे लिखो कोई फलन fx या कोई फलन y बराबर fx, कोई फलन y बराबर fx हो गया। अंतराल, अंतराल खुला अंतराल लिखना a, b, खुला अंतराल माने तो छोटा कोष्ठक में a, b। ध्यान देना, अगर बंद अंतराल में पूछेगा तो केवल वृद्धिमान पूछेगा, खुले अंतराल में पूछेगा तो निरंतर वृद्धिमान पूछेगा। ठीक है, याद रखे रहना। ऐसे ही अंतर कर लेना कि कौन पूछ रहा है, वृद्धिमान पूछ रहा है कि निरंतर वृद्धिमान। अगर बंद अंतराल है तो वृद्धिमान लिखना, खुला अंतराल है तो निरंतर वृद्धिमान लिखना। ऐसे ही बंद अंतराल होगा तो ह्रासमान लिखना, खुला अंतराल होगा तो निरंतर ह्रासमान। कैसे पहचानोगे? बड़ा कोष्ठक लगा तो बंद अंतराल और छोटा कोष्ठक लगा तो खुला अंतराल। समझ गए? खुला अंतराल लगा तो निरंतर वृद्धिमान होगा, बंद अंतराल लगा तो केवल वृद्धिमान होगा। ठीक, अब देखो आगे। तो यदि इसका शर्त यही बनेगा, क्या लिखे? खुला अंतराल a, b में निरंतर वृद्धिमान होगा यदि, में निरंतर वृद्धिमान होगा यदि, निरंतर वृद्धिमान होगा यदि। हो गया। अब इसको देख सकते हो कि x1 जब हमने छोटा लिया x2 से तो fx1 भी सदैव छोटा होगा किससे? fx2 से। बराबर होने की कोई संभावना नहीं है, अर्थात वृद्धिमान में सीधा संबंध मिलता है, इधर छोटा है तो इधर भी छोटा होगा। अभी अगर ये बड़ा है तो ये भी बड़ा हो जाएगा, साथ ही fx1 बड़ा हो जाएगा किससे? fx2 से। यही ह्रासमान होता ना तो उल्टा होता, ह्रासमान होता तो क्या करता? उल्टा, अर्थात
जब x1 को छोटा है x2 से करते तो f(x1) बड़ा है f(x2) से मिलता है। ठीक, यहाँ पे फॉर ऑल x1, x2 कहां से बिलोंग करेंगे? ओपन इंटरवल a, b से। यहाँ भी फॉर ऑल x1, x2 कहां से बिलोंग करेंगे? ओपन इंटरवल a, b से। ये बिलोंग का चिन्ह है, बिलोंग मतलब उसी के अंदर से लिए जाएंगे। हो गया? अब लिख लो इसको। उसके बाद तब अवकलन के आधार पर इनको पहचाना जाए। बस वही पहले सूत्र का इक्वल टू हट गया है, बाकी सारी चीजें वही हैं। छाप लो इसको, फटाक से छापो। यहाँ पे y बराबर एफ एक्स देता है, इसको और छोटा कर लो, ज्यादा ऊपर दिख रहा है। y बराबर एफ एक्स निरंतर वृद्धिमान फलन आरेख है, ये x है और ये y अक्ष। देख रहा है उसमें कहीं बराबर वाला नहीं आया है, जैसे उसमें बीच में बराबर आ गया था अर्थात वो रुका हुआ था ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आया, ये लगातार बढ़ रहा है। समझ गए? चलो अब हेडिंग लिखो नीचे। हेडिंग अवकलन के अनुप्रयोग से वृद्धिमान और निरंतर वृद्धिमान फलन ज्ञात करना। जल्दी जल्दी लिखो, छापो उसको और उसके बाद याद करो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। जिसकी आवाज अंदर पड़ती है उसे पहले पूछेंगे। हेडिंग क्या लिखे? अवकलन के अनुप्रयोग से वृद्धिमान और निरंतर वृद्धिमान फलन ज्ञात करना। वृद्धिमान और निरंतर वृद्धिमान फलन ज्ञात करना। तो इसमें लिखो, यदि किसी फलन y बराबर f(x), यदि किसी फलन y बराबर f(x), यदि किसी फलन y बराबर f(x) हो गया के वृद्धिमान या निरंतर वृद्धिमान, के वृद्धिमान या निरंतर वृद्धिमान होने की जांच करना हो, होने की जांच करना हो, होने की जांच करना हो तो सर्वप्रथम हो गया, नीचे लिखना लाइन छोड़ के, फलन y बराबर f(x), फलन y बराबर f(x) का अवकलन करके, फलन y बराबर f(x) का अवकलन करके dy dx ज्ञात करते हैं। ज्ञात करते हैं। हो गया ना? अब यदि नंबर 1, देखो, नंबर 1, यदि दिए गए अंतराल, यदि दिए गए अंतराल बड़े कोष्ठक में a, b में dy dx का मान, सदैव शून्य
या शून्य से अधिक, सदैव शून्य या शून्य से अधिक, सदैव शून्य या शून्य से अधिक होता है, सदैव शून्य या शून्य से अधिक होता है तो सदैव शून्य या शून्य से अधिक होता है तो फलन वृद्धिमान होगा, तो फलन वृद्धिमान होगा, तो फलन वृद्धिमान होगा। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो फलन के वृद्धिमान होने की अगर चर्चा करना है तो सर्वप्रथम dy dx निकालोगे और उस अंतराल में देखोगे कि dy dx का मान सदैव 0 या 0 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो लिख देना कि फलन क्या होगा, वृद्धिमान होगा। तो तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे लिख देना है कि चूंकि फलन चूंकि dy dx अंतराल a, b में सदैव शून्य या शून्य से अधिक है, इसलिए फलन क्या होगा, वृद्धिमान होगा। क्योंकि सवाल ही तुमसे ऐसा पूछेगा, सिद्ध करो कि यह इसमें वृद्धिमान है। ठीक, आगे चलो, लिखो दूसरा नंबर। यदि दिए गए अंतराल, यदि दिए गए अंतराल छोटे कोष्ठक में a, b, छोटे कोष्ठक में a, b में छोटे कोष्ठक में a, b में dy dx का मान सदैव 0 से अधिक है, सदैव 0 से अधिक है, सदैव 0 से अधिक है तो सदैव 0 से अधिक है तो हो गया, फलन निरंतर वृद्धिमान होगा, निरंतर वृद्धिमान होगा। ध्यान देना, 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा 0 से अधिक होना चाहिए। तो निरंतर वृद्धिमान होगा। तो सीधा सा आंसर होना चाहिए तुम्हारे पास कि अगर वृद्धिमान की जांच करना है तब लिखना कि dy dx का मान 0 या 0 से अधिक है, इसलिए वृद्धिमान होगा। निरंतर वृद्धिमान की जांच करना है तब लिखना कि 0 से अधिक है, इसलिए क्या होगा, निरंतर वृद्धिमान होगा। मतलब अगर वृद्धिमान की जांच करना है तो 0 या 0 से अधिक लिखना, और अगर केवल निरंतर वृद्धिमान की जांच करना है तब क्या लिखोगे, 0 से अधिक, तब 0 नहीं लिखोगे। हो जाएगा, बिना सोचे समझे लिख देना, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाने लगना कि नहीं इसमें नहीं आ रहा है, बस तुमको सिद्ध करके दिखाना होगा। जैसे तुम्हारी किताब में पेज संख्या 235 पे एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हो, दिया है फलन fx x माइनस साइन x और दिखाना है कि वह रियल नंबर में वृद्धिमान है। तो उसको वृद्धिमान केवल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी, वृद्धिमान। इसका मतलब उसका तुम अवकलन कर लोगे और सीधे सीधे लिख दोगे क्योंकि यह इसमें fx ये x एप्सिलॉन r में 0 या 0 से क्या है, अधिक है, इसलिए क्या होगा, वृद्धिमान होगा। बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है। हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लिख दो, ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन, इसकी चर्चा कल होगी। अब डिक्रीजिंग फंक्शन, देखो जो जो हमने वृद्धिमान निरंतर वृद्धिमान में पढ़ा इसका ठीक उल्टा करते चले जाओ, क्या हो जाएगा, ह्रासमान। वृद्धिमान और निरंतर वृद्धिमान का फलन इस तरह से ऐसे ऊपर उठते गया था ना, तो उसका ऐसे नीचे लेके चले जाना, समझ गए। इसका तुम्हारा ऐसे ऊपर उठते गया था ना, उसका ऐसे नीचे लेके चले जाना, हो जाएगा। उसके बाद से उसमें हमने बताया x1 लेस देन x2 तो fx1 लेस देन fx2, मतलब इधर लेस देन तो उधर भी लेस देन। ह्रासमान में वही उल्टा कर देना कि अगर इधर लेस देन तो उधर क्या हो जाएगा,
ग्रेटर देन, अगर इधर ग्रेटर देन तो उधर लेस देन, हो गया। अवकलन में भी देख सकते हो, अवकलन में हमने इसमें कहा dy dx ज्ञात करो, जिसमें 0 या 0 से अधिक होगा वो वृद्धिमान होगा, तो उसमें लिखोगे जिसमें 0 या 0 से कम होगा वो ह्रासमान होगा। उसके बाद दूसरा निरंतर ह्रासमान के लिए क्या लिख सकते हो कि जो 0 से कम होगा सदैव वो निरंतर ह्रासमान होगा, मतलब वृद्धिमान का ठीक उल्टा ह्रासमान हो जाएगा। तो कल इसको 5-10 मिनट में लिखवा देंगे, फिर आगे सवाल कर लेंगे इसमें। कल चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा, फिर सन्निकटन बताया जाएगा।